ठीक है, देखो इधर फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली, तो फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट वैसे ही लिख दो। क्या आया था हमारा m1l1t-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे l। अब देखो उसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे m1l1t-2, यहाँ पे l1, तो l पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? m1l² t-2। ठीक है, तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? वर्क का। और मैं पूछूं डायमेंशन क्या होती है स्पीड की, तो आप बता सकते हो ना, 1 इन मास, 2 इन लेंथ और -2 इन टाइम। आया समझ में? चलो वर्क के बाद आप लोग निकालो अब काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, डायमेंशन निकालो। चलो अब देखो इधर, जब तक नहीं आएगा मैं तब तक क्वेश्चन करवाता रहूंगा। 1/2, ये जो नंबर है 1/2, न्यूमेरिकल कांस्टेंट बोलते हैं इनको। इन न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। फिर आपके पास क्या बचा? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या होती है? फॉर्मूला पता है आपको? सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सुना है कभी? यस। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं एल, और टाइम की जगह लिख सकते हैं हम लोग टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह की लेंथ होती है। यस। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, मास की जगह हम लिख देंगे m, और वेलोसिटी की जगह लिख देंगे हम लोग l/t। l/t लिख दो। आप चाहो तो वहां पर l t-1 भी कर सकते हो, या फिर l/t कर दो। अब इसका होल स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? देखो m(l²) और नीचे भी क्या आ जाएगा? t²। अब इस t को भी ऊपर लेके आओ, सबको ऊपर ही रखना पड़ता है हम लोगों को, तो सबको ऊपर रखेंगे। देखो क्या हो जाएगा? m(l²) और इसकी पावर +2 है, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो m(l²) t-2। अगर मैं इस तरह का ब्रैकेट लगा दूं तो ये बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे m की पावर कितनी है? m की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 मान सकता हूँ, 1 है, 0 नहीं, 1 लेंगे हम लोग पावर। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मास है, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मतलब ये एक तरह का एक्सीलरेशन ही है। यहां पर एक्सीलरेशन की डायमेंशन ही लिखना। h क्या है? h हाइट है। चलो इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ जल्दी। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, उसकी डायमेंशन होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी? m1l² t-2। चलो यहां पर देखो वर्क की डायमेंशन क्या थी? वर्क की डायमेंशन m1l² t-2। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या थी? m1l² t-2। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या है? m1l² t-2। ये तो सभी की डायमेंशन सेम आ रही है। ये तो सभी की डायमेंशन क्या आ रही है? सेम आ रही है। फिर इसका मतलब क्या डायमेंशन सेम हो सकती है अलग अलग क्वांटिटीज की? यस सर। अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। डॉली, डॉली, तो हम लोग लिखेंगे क्या पॉइंट लिखेंगे? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है। बेटा कहाँ चले गए थे आप? नेट कैसे ज्वाइन किया? नेटवर्क नहीं आ रहा? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा हाँ।
फिर आपने क्या जादू करा? कोशिश सर। कोशिश, अच्छा। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पता है ना? हाँ ठीक है, तो कोशिश करते रहा करो, ठीक है? कनेक्ट नहीं हो तो उसको कोशिश कराओ कनेक्ट करने की। चलो, तो हम लोग पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिख लो आप लोग। अब बेटा आपको तो समझ में आया नहीं होगा, डायमेंशन पता चल गया था आपको डायमेंशन क्या होती है? चलो देखो, आप पॉइंट लिखो एक। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वर्क है, वर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, different physical quantities may have same dimension formula but different actual formula, have same dimensional formula but different actual formula, different actual formula। जो एक्चुअल फॉर्मूला वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बट डिफरेंट एक्चुअल फॉर्मूला। चलो अब देखो, अब लोगों को डायमेंशन निकालना आ गया है। कुछ और अच्छे अच्छे डायमेंशन निकालते हैं हम लोग, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड dimension of gravitational constant, gravitational constant G। ये कैपिटल जी सुना है आपने? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, एफ फोर्स इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सुना है क्या? दो बॉडीज होती है, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दो मासेस के बीच में। वो फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है? तो इस G की क्या डायमेंशन होगी ये निकालना है मुझे। फाइंड करो बेटा। देखो बहुत ही आसान है, हमें G की डायमेंशन निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है तो G को छोड़ दो और बाकी क्वांटिटी को अपोजिट में ले जाओ। तो फोर्स इंटू एफ इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा m1 अपॉन m2, ठीक है? G इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 अपॉन m2। अब क्या करो, बस डायमेंशन लिख दो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? आज तो मैं बता रहा हूं, कल से आप लोगों को याद होनी चाहिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो आज याद कर लेना आप लोग। m1 l1 t माइनस 2। आप फोर्स की डायमेंशन को डायरेक्ट लिख दो। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? r रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या होती है? एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ का क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर, एल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? और नीचे क्या है? मास। हाँ बेटा, m into नीचे क्या है? हाँ बोलो। वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा? दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है, ओके सर। ठीक है? फिर मास m1 इंटू m2, तो मास, ये भी मास है ये भी मास है, तो मास m लिख दो और इसकी जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, ऊपर भी मास है नीचे भी एक मास है, मास से एक मास चला जाएगा, ठीक है? अब देखो ये m को सबसे पहले ऊपर ले जाओ तो m पे पावर कितनी आ जाएगी? m पे -1 पावर होगी -1,
एक एल यहाँ पर है और एक एल यहाँ पर है, एल का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एल की पावर Yes, 1 है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, L एल का cube. क्यूब हो L जाएगा। cube. और Yes, sir. इनटू क्या हो जाएगा, टी पे पावर कितनी है, -2, तो टी पे पावर क्या आ जाएगी, -2. -2 आ जाएगी। 2. तो ये बन गई डायमेंशन किसकी, डायमेंशन फॉर्मूला किसका बन गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। Constant का. किसी को कोई डाउट है से एमएलटी के अलावा और क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, कोई पूछे चार्ज की क्या डायमेंशन होती है, फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायमेंशन पूछ ले, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्यू, अभी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, तो चार्ज की क्या डायमेंशन होती है, कोई बता सकता है चार्ज की, फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सुना होगा आपने, करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट इक्वल टू, करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, या फिर ऐसे लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट हम लोग कब लगाते हैं, जैसे जब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो तो हम लोग रेट लिखते हैं, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, तो मुझे चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, देखो करंट को आप करंट इनटू टाइम, अब करंट तो पहले से ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट की जगह मैं क्या लिखता हूं, या तो I लिखता हूं या फिर A लिखता हूं, आप A रिप्रेजेंट करो A, और टाइम की जगह क्या लिखते हैं T, तो यहाँ पे A की पावर कितनी है, T की पावर 1। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे मास भी लूं, लेंथ भी लूं, तो क्या हो जाएगा, मास तो नहीं है, लेकिन मैं मास को लिखना चाहता हूं तो मास पे पावर लिखूंगा मैं क्या, 0, लेंथ भी नहीं है तो लेंथ पे पावर क्या लिखूंगा मैं, 0, टाइम है, टाइम पे पावर कितनी है, 1 इंटू ए, तो m0 l0 t की पावर 1 a की पावर 1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज का। आया समझ में बेटा, ठीक है, हम लोग ये डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन का क्या यूज है, तो अब हम टॉपिक डालेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन, क्या यूज करते हैं हम डायमेंशन का। देखो इसका यूज, अब लिखो यूजेस ऑफ डायमेंशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन, तो देखो पहला यूज है डायमेंशन का, जैसे मास की एसआई सिस्टम में यूनिट होती है केजी, मान लो 1 केजी, और मैं बोलूं 1 केजी, ये किसमें, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में मास को किसमें लेते हैं, केजी में। अब मैं पूछूं कि सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर सीजीएस में इसकी वैल्यू होगी, इसमें ग्राम होता है, तो आप सीजीएस में बोलोगे सर इसमें ये 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो आपने मास का बता दिया क्योंकि आपको शायद आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो आप बता दोगे। मैं पूछूं 1 मीटर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद है, ठीक है। तो इस तरह से एक सिस्टम से जब हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यूज कितनी आती है, जैसे ये तो केजी 1 केजी आपको पता चल गया 1000 ग्राम है, लेकिन मैं कुछ दूसरी वैल्यूज ले लूं, मान लो 1 न्यूटन ले लूं या 1 जूल ले लूं, और फिर उसकी वैल्यू पूछूं कि इसकी वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी, तो फिर वो आप नहीं निकाल पाओगे विदाउट द यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बिना आप लोग उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले देखो यूजेस ऑफ डायमेंशन, पहला यूज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हमको कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, थोड़ी सी बात समझ लो, 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, यहाँ पे जो ये 1 है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
1 इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको मैं लिखूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू 1, न्यूमेरिकल वैल्यू इन 1। और केजी क्या है, दिस इज द यूनिट, तो इसको मैं लिखूंगा यूनिट 1। मतलब जो सिस्टम मैंने ले रखा है, इस सिस्टम में 1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी ये यूनिट है। फिर यहाँ पे 1000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू 2, और ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट 2। दूसरे वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, दूसरे वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, और दूसरे वाले सिस्टम में यूनिट क्या है। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, 1 इंटू के जी, तो मतलब N1 इंटू U1 किसके बराबर है, N2 इंटू U2 के। अगर आप चाहो उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ मिलीग्राम। मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻6 मिलीग्राम। अगेन यहाँ पर 10⁻6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, मिलीग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट 3। तो मतलब N1 न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट 2, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट 3, इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट 4, N4 U4, N5 U5, मतलब इनका मल्टीपल, N इंटू U का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट ही आता है। चाहे आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर दो, जो पहले थी वही बाद में रहेगी, जो उनका मल्टीपल N इंटू U का मल्टीपल हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि N और U की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी, चाहे आप कोई सी भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, N इंटू U की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो देखो आप U को अगर नीचे ले जाओगे तो N जो होगा वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है। तो ये N और U क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आपकी यूनिट बड़ी होगी, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी। अगर आप बड़ी यूनिट का यूज कर रहे हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, कम होगी। जितनी बड़ी यूनिट होगी उतने ही न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। अब जैसे केजी और मिलीग्राम की मैं बात करूं, तो केजी और मिलीग्राम में कौन सी यूनिट बड़ी है, दैट इज केजी बड़ी है, तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। और मिलीग्राम जो है छोटी यूनिट है, तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। आई बात समझ में? अभिनव, ऋतुराज, अमृतराज, अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि अभी ठीक है, मैं बाकी फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी खाली इतना याद रखो, यूनिट बड़ी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी। होमवर्क लिखो, सब लोग होमवर्क लिखेंगे। सबसे पहले तो मेरा नंबर लिख लो, ठीक है, मेरा नाम जानते हो आप लोग, डीबी सर नाम से आ रहा होगा शायद वहां पे। मेरा नंबर है 8290424644, ठीक है। इस नंबर पे मुझे आप लोग फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप करोगे जो जो होमवर्क करा आप लोगों ने, तभी मैं यकीन करूंगा कि इस बच्चे ने होमवर्क करा है, ठीक है। फिर उसी को ही कल नेक्स्ट क्लास में अलाउ करूंगा, वही आके कल डेमो कर पाएगा, ठीक है। तो होमवर्क लिखो, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए जो मेहनत करने वाले हैं। होमवर्क सर वो 4 है लास्ट में नंबर में। हाँ बेटा, लास्ट में 4 42 46 44 8290 42 46 44। होमवर्क देखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। आप लोग को मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उन क्वेश्चंस में फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो, वैसे तो याद नहीं होगा फॉर्मूला क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़े अच्छे दूंगा, तो आप लोग फॉर्मूला सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लो या आपके एनसीईआरटी की बुक में सर्च कर लो, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ढूंढ सकते हो, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। अब फॉलोइंग, ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईटा से, इसको बोलेंगे हम लोग ईटा, ठीक है, ईंट फेंकते हैं ना ईंट, तो इसको बोलेंगे ईटा, उसमें तो बिंदु होती है उसको हटा दो, ईटा बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग y से। फिर आता है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग h से। आप फॉर्मूले देख सकते हो इनके। प्लांक्स कांस्टेंट के बाद आ गया आपका नेक्स्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा आपको, V इक्वल टू IR, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस। आगे गेज कांस्टेंट, गेज कांस्टेंट इसको V से कर दो, ठीक है, गेज कांस्टेंट दैट इज R। एंड नंबर 6 लास्ट बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग K से, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और आपको आज रात को मुझे इसके आंसर भेजने हैं, समझ गए? जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, वीडियो देख के भी आप लोग बेटा सेंड कर सकते हो। जो बच्चों ने देखा आज की क्लास अटेंड नहीं करी है, वो बच्चे वीडियोस देख के इसके सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हो और कल की क्लास अटेंड कर सकते हो। सर 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में बेटा गेज कांस्टेंट है, गेज कांस्टेंट 5 नंबर